वाइज जीके के अंतर्गत आज हम पंजाब स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। देखो, जो जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और यहाँ कहीं चंडीगढ़ जो भी यूनियन टेरिटरी है, और इंटरनेशनल बॉर्डर ये पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं मैप में। इसके बाद पंजाब स्थापना 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई। कैपिटल चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त रूप से कैपिटल है। स्टेट सीमा से जुड़े हुए राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ इसकी सीमा से जुड़े हुए राज्य है। अब बार बार हम पढ़ रहे सीमा से जुड़े हुए राज्य या स्टेट कनेक्टेड टू द बॉर्डर, तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे आता है? या तो इस तरह से पूछ लिया जाता है कि पंजाब के पूर्व में कौन सा भारत का राज्य स्थित है, पश्चिम में कौन सा है, या सभी राज्य दे दिए जाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम सीमा से जुड़े हुए राज्य इसीलिए यहाँ हमें पढ़े जाते हैं। ठीक है, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, तो इसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ बहती है, तो 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है पंजाब को। इसके बाद अगर थोड़ा हिस्ट्री पे फोकस करें हम, तो यहाँ पे 1849 में पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। किसके अधीन हो गया था? ब्रिटिश शासन के अधीन। जैसे ही आज़ादी 1947 में देश आज़ाद हुआ, पंजाब एक प्रांत बना। ठीक है, और आज़ादी के समय में जो इसका पश्चिमी प्रांत था वो पाकिस्तान के अंडर चला गया और जो पूर्वी प्रांत था वो भारत के अंदर आ गया। तो देखो, अब यहाँ पे हम देखें कि हिमाचल प्रदेश कुछ हिस्सा, पंजाब का हिमाचल प्रदेश कुछ हिस्सा हरियाणा, ठीक है, और उसके बाद जितना भी हिस्सा था वो पंजाब प्रांत पूरा फैला हुआ था। ठीक है, नाम क्या दिया गया इसे नाम दिया गया पेप्सू। ठीक है, राजधानी क्या बनाई गई इसकी? पटियाला इसकी राजधानी बनाई गई। नाम क्या दिया गया? पेप्सू, और राजधानी इसकी बनाई गई पटियाला। कुछ समय बाद मतलब समथिंग 1956 में पंजाब अधिनियम पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इस जो पेप्सू हिस्सा था इसे पंजाब में मिला दिया गया। मतलब पूरा हमारा ये पंजाब बन के आया। इसके बाद फिर कुछ विवाद हुआ, जैसे भाषाई तौर पर हरियाणा को अलग किया गया। कब किया गया? 1 नवंबर 1966 को इससे हरियाणा को अलग कर वापस से पंजाब का पुनर्गठन किया गया। मतलब कुछ लोग हरियाणवी बोलते थे या हिंदी भाषी लोग थे तो उन्हें हरियाणा के अंतर्गत रख लिया, और जो पंजाबी और सिख धर्म के अनुयायी थे उन्हें पंजाब प्रांत के अंतर्गत रख लिया। तो इस तरह से पंजाब का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से। ये हमने पंजाब के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद लार्जेस्ट सिटी पंजाब की लुधियाना है। डिस्ट्रिक्ट्स 22 जिले हैं यहाँ। ठीक, इसके बाद गवर्नमेंट के अंतर्गत गवर्नर, हाल ही में गवर्नर यहाँ के हैं वीपी सिंह या विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, हाल ही में यहाँ के गवर्नर हैं। अगर फर्स्ट गवर्नर की हम बात करें तो धर्मवीर जी यहाँ के फर्स्ट गवर्नर थे। कब? 1966। टाइम पीरियड यही था इनका, स्टार्टिंग टाइम। तो धर्मवीर जी यहाँ के फर्स्ट गवर्नर थे, और हाल ही में यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। इससे अगर इसी प्रकार हम सीएम की बात करें तो हाल ही में यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, हाल ही में यहाँ के सीएम है पंजाब के। फर्स्ट सीएम की अगर हम बात करें तो ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर यहाँ के फर्स्ट सीएम थे। कब? 1966 के टाइम पे। और अगर इनसे पहले विजेंद्र पाल जी से पहले के गवर्नर की अगर हम बात करें तो कप्तान सिंह सोलंकी विजेंद्र पाल जी से पहले यहाँ के गवर्नर थे। और इसी प्रकार अगर हम सीएम की बात करें तो प्रकाश सिंह बादल इनसे पहले यहाँ के सीएम थे। ठीक है, हमने सीएम और गवर्नर दोनों ही डिस्कस कर लिए। हाल ही में यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह जी, फर्स्ट गवर्नर थे हमारे धर्मवीर। और अगर इनसे पहले वीपी सिंह जी के पहले की अगर हम बात करें गवर्नर की तो कप्तान सिंह जी सोलंकी थे।
इसी प्रकार हमने सीएम देखा, हाल ही में यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और अगर फर्स्ट सीएम की बात करें तो ज्ञानी गुरुमुख जी यहाँ के फर्स्ट सीएम थे, और अमरिंदर सिंह जी से यहाँ के पहले जो सीएम थे वो प्रकाश सिंह। तो ये हमने प्रकाश सिंह बादल, ये हमने सीएम और यहाँ के गवर्नर के बारे में देखा। नेक्स्ट लोकसभा, अरे चलो, लोकसभा सीट यहाँ की 13 है, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 117 यहाँ की विधानसभा सीट है। हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, जो भी यहाँ के मुकदमे वगैरह लड़े जाते हैं वो किसके अंतर्गत लड़े जाते हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की पंजाबी है। अदर लैंग्वेज के अंतर्गत यहाँ उर्दू और हिंदी भी बोली जाती है, क्योंकि हाफ पार्ट कहाँ, पाकिस्तान और आधा भारत के अंतर्गत है। जो पश्चिमी पार्ट है वो पाकिस्तान के अंतर्गत और पूर्वी भाग है वो भारत के अंतर्गत है। अब भैया अधिक जो आज़ादी से पहले यहाँ पे दोनों इधर पंजाबी थे, यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, तो कुछ लोग यहाँ पे उर्दू भी बोलते हैं, ठीक है, और कुछ हिंदी, क्योंकि हरियाणा से लगा हुआ है तो हरियाणा काफी हद तक हिंदी से मिलती जुलती लैंग्वेज है, तो हिंदी भी बोली जाती है। तो अदर लैंग्वेज के अंतर्गत उर्दू और हिंदी भी आएगी। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत यहाँ पे अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन रहेगा इसका 1988। बीर अश्विन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन 1952। बीर भत्सोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन 1952। बीर बुनेर हेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1952। हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1982 और इजजार बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन रहेगा इसका 1998। कथलोर कशलियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन रहेगा इसका 2007। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन 2009। या बीर मोतीभग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन 1952। ये यहाँ के इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वापस बुला लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया, ठीक है। ईयर ऑफ नोटिफिकेशन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दिया जाता है कि अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस स्टेट के अंतर्गत आता है, तो भैया पंजाब स्टेट के अंतर्गत आता है। या फिर कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन दिया जाता है और इनमें से कोई 4 ऑप्शन में रख देते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेब्लिश किस सन में किया गया, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो ईयर ऑफ नोटिफिकेशन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम और वो किस जगह पे लोकेट है, ये तीनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रिवर के अंतर्गत चूंकि 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है पंजाब को, तो सबसे पहले रिवर है हमारी सतलुज रिवर, जिसका हम ओरिजिन की बात करें कि कहाँ से निकली हुई है, तो मानसरोवर झील के राकस्ताल से निकली है सतलुज रिवर। उसके बाद व्यास रिवर रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से इसका ओरिजिन है। झेलम बेरीनाग जो कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकली है, ठीक है, बेरीनाग कश्मीर के समीप जो शेषनाग झील है वहां से निकली हुई है झेलम रिवर। रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप इसका ओरिजिन है, ठीक है, रावी नदी का। चेनाब बारालाचा दर्रे से बर्फ पिघलने से, किससे हुआ है इसका ओरिजिन, बारालाचा दर्रे से बर्फ पिघलने की वजह से ये नदी यहाँ से निकलती है। तो ये 5 नदी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पंजाब के, चूंकि ये 5 ही पंजाब में से निकलती है या पंजाब में बहती है, तो 5 नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है पंजाब को, और 5 ही रिवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चूंकि हमने यहाँ पे देखा कि कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, तो वो भी हमने यहाँ पे देख लिया कि इसका जो सतलुज रिवर है मानसरोवर, इसका व्यास का रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से, चूंकि नाम से ये व्यास रिवर व्यास कुंड से, ठीक है। झेलम शेषनाग झील के जो कश्मीर है उसके समीप से निकली हुई है। कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकली है रावी नदी, और इसी तरह चेनाब नदी बारालाचा दर्रे से बर्फ पिघलने से इसका ये यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। लेक की अगर बात करें हम पंजाब की, तो हरिके लेक जिसे हरिके पठान भी कहा जाता है, ठीक है, हरिके पठान, उसी को यहाँ पे इसे हरिके लेक, ठीक है। तो ये पंजाब की लेक है हरिके लेक। इसके बाद कंजली लेक एक जगह है, कंजली वेटलैंड, वहीं पे स्थित है क्या, कंजली लेक।
रोपर लेक जो कि रोपर वेटलैंड के समीप स्थित है, तो इसे रोपर वेटलैंड के पास स्थित ये रोपर लेक। तो ये तीनों लेक पंजाब की इंपॉर्टेंट लेक है या झील है, ठीक है। नेक्स्ट डैम। डैम बांध की अगर हम बात करें यहाँ, तो सबसे पहला हमारा भाखड़ा नागल बांध या भाखड़ नागल डैम जो कि सतलुज रिवर पर स्थित है। यह इसकी पिक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो इसकी फोटो यहाँ दी हुई है। तो भाखड़ा नागल बांध जो कि भाखड़ा नागल बांध सतलुज रिवर पर स्थित है। अब ये बांध जो है, ये इस पर एक परियोजना है, भाखड़ नागल परियोजना। तो वो मुख्य रूप से किस किस की है? राजस्थान, पंजाब, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और एक हरियाणा। इन चारों स्टेट की संयुक्त रूप से परियोजना है भाखड़ नागल परियोजना, जो कि सतलुज रिवर पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दमसल डैम है जो कि दमसल रिवर पर स्थित है, ठीक है। रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर जो कि रावी नदी पर स्थित है। इस पर भी एक परियोजना है, रंजीत सागर परियोजना, ठीक है। जो रंजीत सागर परियोजना है वो रावी नदी पर है, ये पंजाब की प्रमुख परियोजना है। सिसवान परियोजना जो कि सिसवान डैम जो कि सिसवान कुंड पर स्थित है। तो ये यहाँ के इंपॉर्टेंट डैम हो गए। और अगर हम परियोजना के बारे में डिस्कस करें तो एक है इंदिरा गांधी सागर परियोजना। इंदिरा गांधी सागर परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों स्टेट की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद रंजीत सागर परियोजना और भाखड़ नागल परियोजना और एक है व्यास परियोजना जो कि व्यास नदी पर है, ठीक है। व्यास परियोजना ये भी किस पे है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। इनकी चारों स्टेट की, जो भारत की 4 स्टेट है, इनकी संयुक्त रूप से परियोजना है। कौन कौन सी परियोजना? इंदिरा सागर परियोजना, व्यास परियोजना और इसके बाद हमने देखा यहाँ पे भाखड़ नागल परियोजना और रंजीत सागर परियोजना। ये 4 परियोजना जिसमें कुछ तो पंजाब की है और जो उसकी सीमा से कनेक्टेड स्टेट है उनको सबको मिलाकर कुछ है, जैसे इंदिरा सागर परियोजना, व्यास परियोजना। तो ये मुख्य परियोजना है यहाँ की। इसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतर्गत यहाँ पे श्री गुरु अमरदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि अमृतसर में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ का मेन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो है अमृतसर में स्थित है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट फेस्टिवल त्योहार की अगर बात करें पंजाब की, तो लोहरी कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन से ठीक पहले पंजाब राज्य में लोहरी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के मतलब 14 जनवरी, ठीक है। उससे पहले लोहरी का त्योहार मनाया जाता है। जो पंजाब प्रांत के जो वासी है वहाँ के पंजाबी, चूंकि पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाबी कहेंगे, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट त्योहार है पंजाब जो लोहरी है, ठीक है, जो मकर संक्रांति के ठीक पहले मनाया जाता है पंजाब में। इसके अलावा होली पंजाब राज्य में का यहाँ मुख्य त्योहार है। मुख्य क्या? होली हमारे भारत का ही मुख्य त्योहार है, ठीक है, लेकिन पंजाब में इसे होला मोहल्ला, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? होला मोहल्ला के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। पंजाब राज्य में यह त्योहार किस नाम से प्रसिद्ध है? होला मोहल्ला। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से आ सकता है कि होला मोहल्ला भारत का कौन सा त्योहार है जो पंजाब में होला मोहल्ला के नाम से जाना जाता है? तो होली, ठीक है। इसके बाद तीज, यहाँ त्योहार सावन सुदी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सावन सुदी को, जब सावन स्टार्ट होता है, ठीक है, बारिश के आगमन की जब तैयारी होती है उस समय तीज का त्योहार मनाया जाता है, जो स्त्रियों के लिए काफी उत्साहपूर्ण रहता है यहाँ पे, और ये वहाँ का पंजाब का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इसके अलावा यहाँ पे बैसाखी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बैसाखी कब मनाया जाता है? पंजाब के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है बैसाखी। देखो, जब भी ये नए साल के रूप में, न्यू ईयर किसके रूप में? न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। कहाँ? पंजाब में। जब भी फसल कटकर तैयार होती है उसी समय यहाँ पे बैसाखी का पर्व मनाया जाता है, जो कि पंजाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, ठीक है। इसके बाद गुरु पर्व मतलब हम जानते हैं पंजाब से बात कर रहे हैं और हमने यहाँ के जो गुरु है 10 गुरु, जिसमें से मेन गुरु गोविंद सिंह जी है। तो गुरु पर्व
उन्हें ही डेडिकेट करने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। तो यह त्योहार सिखों द्वारा अपने गुरुओं को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है, मतलब उनको याद करने के लिए या उनकी शिक्षा पर अमल करने के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट त्योहार है वहाँ का गुरु पर्व। देखो गुरु पर्व 2 बार मनाया जाता है। एक मनाया जाता है हमारा अक्टूबर से नवंबर के बीच में मनाया जाता है गुरु पर्व, ठीक है। और एक हमारा मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी की जो टाइम, गुरु गोविंद सिंह जी के जो बर्थ टाइम है उस टाइम पे एक गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ 2 बार गुरु पर्व मनाया जाता है। ये पंजाब के मुख्य फेस्टिवल है। डांस के अगर हम बात करें यहाँ तो भांगड़ा भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, लेकिन पंजाब का मुख्य डांस है, ठीक है, प्रमुख डांस है। कब डांस किया जाता है? वैसाखी के दौरान केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। भांगड़ा कौन करते हैं? केवल पुरुष द्वारा किया जाता है। और यहाँ पंजाब का है नहीं, अपितु भारत का भी एक लोकप्रिय नृत्य है। और इवन हम भारत की क्या, ये बाहर भी, वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर भी फैला हुआ है, जैसे कि कनाडा वगैरह, वहाँ पे भांगड़ा बहुत लोकप्रिय है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर पंजाब के अकॉर्डिंग देखें कि पंजाब का मुख्य डांस तो भांगड़ा जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लुड्डी डांस और धूमल नृत्य ये भी पुरुष प्रधान डांस है। तो ये भी वहाँ के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य में से एक है, लुड्डी और धूमल जो पुरुषों द्वारा किए जाते हैं पंजाब में। गिद्दा का नृत्य रूप पश्चिम पंजाब से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका? गिद्दा का पश्चिम पंजाब से हुआ है। और गिद्दा महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। जिस तरह पुरुष प्रधान है भांगड़ा, उसी प्रकार महिला प्रधान है गिद्दा। महिला जो पंजाब की महिलाएं हैं या वहाँ की महिलाओं जब वैशाखी के टाइम पे, तीज त्योहार के टाइम पे डांस करती है, लोक नृत्य करती है, तो वो उसे गिद्दा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद तीजन नृत्य और धामन नृत्य, ये प्रमुख वहाँ के नृत्य है। तीजन नृत्य तीज त्योहार के टाइम पर पंजाब की महिलाएं करती है, उनके द्वारा किया जाता है। तो ये भी वहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें टेम्पल, देखो मंदिर की अगर बात करें यहाँ की, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे, क्योंकि गुरुद्वारा पंजाब है तो भैया उनका सबसे मेन क्या है? गुरुद्वारा। जहाँ भी हम देखते हैं भैया पंजाबी लोगों के लिए उत्साहपूर्ण या धार्मिक स्थल गुरुद्वारे के रूप में ही होता है। तो सिखों के 5 तख्तों में से, ठीक है, कौन कौन से तख्त है भैया? अकाल तख्त, ठीक है, अकाल तख्त साहिब, अमृत साहिब, ठीक है, तख्त श्री पटना साहिब, ठीक है, तख्त श्री केसगढ़ साहिब, ठीक है, तख्त श्री हुजूर साहिब और तथा 5वां तख्त श्री दमदमा साहिब। ये 5 जितने भी यहाँ पे हम देख सकते हैं गुरुद्वारे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भैया मेन गुरुद्वारे कौन कौन से, तो 5 तख्त के रूप में कौन कौन से? अकाल तख्त, अमृत तख्त और पटना साहिब तख्त, केसरगढ़ साहिब और हुजूर साहिब और दमदमा साहिब, ये 5 ही इम्पोर्टेंट है गुरुद्वारे के रूप में। नेक्स्ट हम देखें गोल्डन टेम्पल। भैया हम पूरा भारत क्या, पूरा विश्व जानता है गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर के नाम से कहाँ स्थित है भैया? ये अमृतसर में स्थित है, ठीक है। अब कब इसे बनाना स्टार्ट किया गया? तो 1500, ये हम इसका पहले तो इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे स्वर्ण मंदिर का इमेज है यहाँ पे। तो 1585 में इसका काम शुरू किया गया। नींव किसने रखी थी भैया? रामदास, जो सिखों के गुरु थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई, रामदास जी के द्वारा, ठीक है, 1585 में, ठीक है। इसके बाद अगर इसके नक्शे की बात करें कि इसे बनाने का जो नक्शा किसने बनाया था, तो नक्शा हमारा बनाया था यहाँ पे अर्जुन देव के द्वारा, जो कि इनके ही पुत्र थे। उन्होंने इसका नक्शा तैयार किया था अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है उसका। कई बार देखो इसे विध्वंस किया गया है, अंग्रेज सत्ता, देखो ब्रिटिश काल भी आया, उसके बाद मुगल शासन भी था भारत में, तो कई बार इसे नष्ट किया गया। लेकिन फिर से ये जो उनकी आस्था का प्रतीक है, चूंकि वहाँ के लोगों की, पंजाबियों का या सिख संप्रदाय की आस्था का प्रतीक है, तो इसे फिर से दोबारा से बनवाया गया। तो इसकी नींव की अगर हम बात करें तो 1585 में इसकी नींव रखी गई, किसके द्वारा? रामदास जी के द्वारा। और अर्जुन देव जो थे उन्होंने अर्जुन देव ने इसका नक्शा तैयार किया था। अब चूंकि रामदास जी, देखो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसे ही अकबर, मुगल शासक थे अकबर रामदास जी से मिलने आते हैं, ठीक है, भेंट करने आते हैं उनसे,
और उसी समय जो इनकी पुत्री रहती है अर्जुन देव आई थिंक उनके दामाद थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनसे मिलने आते हैं, ठीक है। तो उनकी पुत्री का नाम रहता है कुछ जैसे कि कुछ नाम था उनका अच्छा सा बीबी करके, गुरुपुत्री। तो उनको यहाँ पे भेंट स्वरूप कुछ हिस्सा देते हैं यहाँ पे, और उसी हिस्से पे रामदास जी रहते हैं, वो गोल्डन टेम्पल की नींव रखते हैं, स्वर्ण मंदिर की नींव रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा यहाँ पे गुरुद्वारे के बाहर दाईं ओर अकाल तख्त है, जिसका निर्माण कब किया गया था? 1606 में इसका निर्माण किया गया था अकाल तख्त का। अगर हम आगे बात करें, फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा कहाँ है स्थित? ये साहोता में स्थित है फतेहगढ़। अब फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। देखो, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, कौन कौन थे? एक हमारे थे यहाँ पे फतेह सिंह और एक जोरावर सिंह। कौन थे? फतेह सिंह और जोरावर सिंह, दोनों ही गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे। और यहाँ पे एक वजीर था, वजीर खां किसका वजीर था? ये सरहिंद के मुगल फौजदार का वजीर था वजीर खान। इन्होंने फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, उन्हें जिंदा दीवार में दफना दिया था, ठीक है। क्यों दफना दिया गया था? क्योंकि इनसे कहा गया था कि आप मुस्लिम धर्म को अपनाएं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसी की वजह से इन्हें वहां पे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। तो उन्हीं को समर्पित है कौन सा? फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा, जो कि सोहता में स्थित है। तो ये इन दोनों भाइयों को समर्पित है, दोनों गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, उन्हें ये समर्पित है। नेक्स्ट हम बात करें तख्त श्री केशगढ़ साहिब, जो कि आनंदपुर साहिब में स्थित है। दमादम साहिब भटिंडा स्थित है। और जलियांवाला बाग अमृतसर, चूंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये कोई मंदिर नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जलियांवाला बाग हम सभी जानते हैं, अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 13 अप्रैल 1919 वो दिन, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 के दिन जनरल डायर के कहने पर यहाँ पे एक जनसभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो उस जनसभा का आयोजन क्यों किया गया था? क्योंकि सत्यपाल और सैफुद्दीन, कौन थे? दो क्रांतिकारी नेता थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन। इन दोनों की गिरफ्तारी के चलते, सत्यपाल और सैफुद्दीन खां की गिरफ्तारी के चलते यहाँ पे एक जनसभा की जा रही थी। और उस जनसभा में जनरल डायर अब सेना लेकर आते हैं और बिना किसी को सूचना दिए, ठीक है, निहत्थे लोगों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 380, ये किसके अकॉर्डिंग? या 379 है शायद, 379 लोगों का, ये ब्रिटिश के अकॉर्डिंग है कि इतने लोगों की वहां पे मृत्यु हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कांग्रेस के अकॉर्डिंग देखे, कांग्रेस पार्टी के अकॉर्डिंग देखे वहां पे, तो समथिंग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी पंजाब की, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई और वहाँ हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद वाघा बॉर्डर, ये क्या चीज़ है ये भी हम देख लेते हैं पे। वाघा बॉर्डर ये क्या है? चूंकि हमने स्टार्टिंग में ही अपने वीडियो को पढ़ा था, उसी टाइम हमने पढ़ा कि भारत का जो पूर्वी हिस्सा है पंजाब का, वो भारत के अंदर है, और जो पश्चिमी हिस्सा है वो कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो भैया कहीं ना कहीं तो डिफाइन किया होगा ना कि ये भारत का हिस्सा, ये पाकिस्तान का हिस्सा, ठीक है। तो जो वाघा बॉर्डर है, ये देखो यहाँ पे इमेज ली हुई है इसकी वाघा बॉर्डर की। तो वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, ठीक है। उसी बॉर्डर को यहाँ पे नाम दिया है वाघा बॉर्डर, जो कि अमृतसर में स्थित है। इसके बाद दुर्गियाना मंदिर, ये भी पंजाब का ही मंदिर है। तो ये मंदिर, और हमने यहाँ पे जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर, ये जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने पंजाब के अकॉर्डिंग वो सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें हमारा तो पावर प्लांट के अंतर्गत हम देखें तो गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट, जो कि भटिंडा में स्थित है, ठीक है। ये कौन सा पावर प्लांट है?
थर्मल पावर प्लांट है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि रोपर में स्थित है। ठीक है, कौन सा सुपर थर्मल पावर प्लांट है? गुरु गोविंद सिंह, और ये रोपर में स्थित है। गुरु हरगोविंद थर्मल पावर प्लांट जो कि भटिंडा में स्थित है। रंजीत सागर डैम ये हाइड्रो पावर प्लांट है। ठीक है, इसके बाद सहान पावर हाउस ये भी एक हाइड्रो पावर प्लांट है। तो ये मुख्य वहाँ के पावर प्लांट है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, कहाँ है और कौन से हैं, कौन से थर्मल है और कौन से हाइड्रो पावर प्लांट है। तो ये मुख्य पावर प्लांट है वहाँ के। स्टेडियम की अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जो कि जालंधर में स्थित है। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली में स्थित है। और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि भटिंडा बिंद्रा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, ये भी मोहाली में स्थित है। तो ये प्रमुख वहाँ के स्टेडियम है, पावर प्लांट और मुख्य स्टेडियम। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो देखो, पंजाब है चूंकि ये इससे बिलोंग नहीं करता है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे जितने भी सिख धर्म के गुरु थे उनके बारे में हमें डिस्कस करना है कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक कितने गुरु यहाँ हुए हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से गुरु ने क्या काम किया, क्या उनका टाइम पीरियड था, ये सब चीज़ें। तो चूंकि ये हमारे पंजाब स्टेट से नहीं है लेकिन सिख संप्रदाय से इसका रिलेशन है, इसलिए हम यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो गुरु नानक देव का जो टाइम पीरियड था वो 1469 से 1539 तक इनका टाइम पीरियड था। किनका? गुरु नानक। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने। ठीक है, जो इनके अनुयायी थे वो क्या कहलाए? सिख कहलाए। ठीक है, एक और इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की। लंगर के अंतर्गत निःशुल्क भोजन कराया जाता था। ठीक है, तो ये भी गुरु नानक जी के द्वारा ही शुरू किया गया। इसके बाद इन्होंने एक चीज और यहाँ पे की, संगत और पंगत। भैया और संगत और पंगत क्या होता है ये चीज हम समझ लेते हैं। संगत, देखो, जब आध्यात्मिक बातें या आध्यात्मिक चीजों के बारे में समझना होता है तो वहां पे जो धर्मशाला, एक धर्मशाला बोल सकते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे हो और आध्यात्मिक चीजों को समझे, तो उसे कहा गया संगत। मतलब सब लोग इकट्ठे होके बैठे और वहाँ धार्मिक प्रवचन समझ सकते हैं हम, एक प्रवचन माहौल बनाया जाए, वहाँ पे धर्म के से रिलेटेड बातें की जाए, तो वो संगत के अंतर्गत आता है। और पंगत, जहाँ सभी को भोजन कराया जाए, तो वो पंगत। तो संगत और पंगत इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद यहाँ पे लंगर भी इन्होंने किया गया और सिख संप्रदाय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई और इनके अनुयायियों को सिख कहा गया। ठीक है, और संगत पंगत इनके प्रमुख है। मृत्यु की अगर बात करें गुरु नानक देव की, तो इनकी मृत्यु, बार बार गुरु गोविंद सिंह जी आ रहे हैं, तो अभी हम गुरु नानक जी के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया गुरु गोविंद सिंह जी। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके बच्चे तो हमने देखा ही अभी, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो हम गुरु नानक जी पढ़ रहे हैं। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई कब? 1539 में। ठीक है, तो ये हमारे गुरु नानक देव जी हो गए। इसके बाद हम बात करें गुरु अंगद, इनका नाम था लेहरा। क्या नाम था? ये जो सिख संप्रदाय है ये फर्स्ट गुरु, और गुरु अंगद जी सेकंड गुरु थे, जिनका कार्यकाल अगर हम देखें तो 1539 से 1552। ठीक है, इनका एक और नाम क्या था? नाम था इनका लेहना, गुरु अंगद जी का। गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया इन्होंने, गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया गया इनके द्वारा। ठीक है, जो गुरुवाणी बोली जाती थी, गुरु के द्वारा जो कहा गया उपदेश, उन्हीं की इन्होंने जो लिपि प्रारंभ की, गुरुमुखी लिपि, इन्हीं के द्वारा आरंभ की गई। इसके बाद नेक्स्ट थे अमरदास, गुरु अमरदास जी। इनका कार्यकाल कब से था? 1552 से 1574 तक इनका कार्यकाल रहा। 1552 से 1574 के अंतर्गत गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी की बात करें तो इन्होंने विवाह पद्धति, देखो, जो हिंदू रीति रिवाज की विवाह पद्धति थी उसे इन्होंने बदला। मतलब हमारे हिंदू रीति रिवाज के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, अग्नि के साथ फेरे लेके उसे साक्षी मानकर फेरे लेते हैं और जो भी हमारी छोटी मोटी रिचुअल होते हैं उन्हें हम ज्वाइन करते हैं।
लेकिन इन्होंने इस पद्धति को बदला, जो हिंदू पद्धति की जो विवाह पद्धति थी उसे बदलकर इन्होंने क्या किया कि जो विवाह जब स्थल होता है तो विवाह किया जाता है, तो वहाँ पे विवाह जब दूल्हा दुल्हन को गुरुद्वारे में ले जाया जाता है, और जो गुरु पदवी होती है उसके फेरे दिलवा के और वहाँ पे उनका जो भी रिचुअल है छोटे मोटे उन्हें पूरा करके, इस प्रकार से इन्होंने विवाह पद्धति को बदला। जो पारंपरिक तौर से भारतीय संस्कृति की विवाह पद्धति थी उसे बदलकर इन्होंने जो गुरुद्वारे में ले जाकर वहाँ पे गुरु पदवी के अंतर्गत फेरे दिलवा के और जो विवाह पद्धति पंजाबियों के अंतर्गत होती है उसे इन्होंने प्रारंभ किया, गुरु अमरदास जी ने। ठीक है, अमरदास जी की बात करें तो जो गुरु अमरदास जी थे, इन्हीं से अकबर की भेंट होती है। ठीक है, और अकबर की भेंट होती है और अकबर जो यहाँ की इनकी जो पुत्री होती है उनका नाम होता है यहाँ पे बीबी, देखो हमने सही पढ़ा था आगे, बीबी करके नाम होता है, बीबी भानी करके, उनसे भेंट होती है और वो गुरु पुत्री को भेंट में कुछ जगह देते हैं। ठीक है, तो उसी जो अमरदास जी थे इन्हीं के द्वारा जो इनके पुत्र थे, क्योंकि अगले जो नेक्स्ट गुरु होते हैं गुरु रामदास जी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे रामदास जी को भी लेके आ जाते हैं हम। गुरु रामदास जी जो कि सिख संप्रदाय के 4th गुरु थे, इनका कार्यकाल था 1574 से 1581। इन्हीं के द्वारा, गुरु रामदास जी के द्वारा यहाँ पे जो ये जगह दी हुई थी, ठीक है, ये जो जगह इनको दी हुई थी, इनने यहाँ पे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी। ठीक है, उसी जगह पे, चूंकि ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है तो यहाँ पे एक इन्होंने जो डैम बोलते हैं जलाशय, वो भी खुदवाया था इन्हीं के द्वारा, और अमृतसर इस जो गोल्डन टेम्पल है उसकी नींव भी इन्हीं के द्वारा रखी गई थी, गुरु रामदास जी के द्वारा। इसके बाद गुरु अर्जुन देव जो कि सिख संप्रदाय के 5वें गुरु हुए, कार्यकाल इनका 1581 से 1606। ठीक है, गुरु की अगर हम बात करें तो ये इनके पुत्र थे। ठीक है, ये इनके दामाद थे अमरदास जी, गुरु अमरदास जी के दामाद रामदास जी थे। इन्होंने अपनी पुत्री बीबी का विवाह इनके साथ किया था, गुरु रामदास जी के साथ, और ये सिख संप्रदाय के 4th गुरु भी हुए। इसके बाद 5वें गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु रामदास जी के पुत्र गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे सिख संप्रदाय के। इसके बाद अगला गुरु हरगोविंद सिंह जी, इनका अगर हम कार्यकाल देखें तो 1606 से 1674 तक इनका कार्यकाल है, जो कि सिख संप्रदाय के 6ठे गुरु हैं। और अगर हम बात करें तो अकाल तख्त, इन्होंने किसका निर्माण कराया था? अकाल तख्त का निर्माण कराया गया। अकाल तख्त की अगर हम बात करें तो ये अकाल तख्त मतलब ईश्वर का सिंहासन। ठीक है, तो उसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? 1606 में गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 7वें गुरु की हम बात करें, गुरु हरराय जी, जिनका कार्यकाल अगर हम यहाँ देखें तो 1644 से 1661 इनका कार्यकाल रहा। यहाँ गुरु पदवी पर ये स्थापित रहे, तो इनके द्वारा ये सिख संप्रदाय के 7वें गुरु रहे। ठीक है, इसके बाद गुरु हरकिशन 1656 से 1664 इनका कार्यकाल रहा। गुरु पद के बारे में औरंगजेब को इन्हें समझाना पड़ा था। ठीक है, अब गुरु पदवी क्या होती है, क्या क्या उनके दायरे होते हैं, कितना कानून होता है उनका, किस तरह से वो आचार विचार करते हैं, उनके बारे में इन्हें जाके समझाना किसे पड़ा था? औरंगजेब। चूंकि मुस्लिम शासक था औरंगजेब और वो इसके बारे में नहीं जानता था, और वैसे भी उन मुगल शासक के द्वारा कई गुरुओं की हत्या भी की गई है, तो इन्हें गुरु हरकिशन जी को उसके दरबार में जाके उसे गुरु पदवी की बारे में समझाना पड़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा मुगल शासक था जिसे गुरु हरकिशन जी के द्वारा गुरु पदवी के बारे में समझाना पड़ा? तो औरंगजेब। या पूछा जा सकता है कि गुरु हरकिशन किसके दरबार में जाके उन्होंने गुरु पदवी के बारे में समझाया? तो ये दोनों ही तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर की बात करें तो 1664 से 1675 इनका शासनकाल रहा है, 1664 से 1675। तेग बहादुर की बात करें तो इन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया था। ठीक है, इनकी मृत्यु किसके हाथों हुई? औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो कौन सा मुगल शासक है जिसने तेग बहादुर जी जो गुरु थे, उनकी हत्या करवा दी? तो औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु हुए सिख संप्रदाय के। गुरु गोविंद सिंह जी
और इनका कार्यकाल रहा 1675 से 1708, 1675 से 1708 तक इनका कार्यकाल रहा। चूंकि अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने सिख के लिए पांच कगार स्थापित किए। क्या क्या थे इनके पांच? एक केश रखना अनिवार्य है, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये पांच ही चीज जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उन्हें रखना अनिवार्य। केस रखना, ठीक है, पगड़ी, कृपाल, एक तलवार रखना, हाथों में कड़ा पहनना, ये इनकी पहचान। मतलब आज भी अगर हम देखें, किसी भी पंजाबी को हम देखें तो वो इन चीजों को नहीं, अपने धर्म से अभी भी वो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा ये शुरू किया गया था सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, ठीक है, जो वो आज भी बड़ी श्रद्धा से अपनाए हुए हैं। तो ये सारी चीज हुई। इसके बाद हम देखें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 के अंतर्गत खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना किनके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। और इनके पुत्र के बारे में तो हम पढ़ ही चुके, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिन्हें की वजीर खान ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। क्यों चुनवा दिया गया था? क्योंकि उन्होंने मुगल जो शासन था, मुगल मुसलमान जो धर्म था उस धर्म को उन्होंने नहीं अपनाया और उसका विरोध किया, तो उन छोटे बच्चों को इन्होंने दीवार में चुनवा दिया गया। तो ये 10 ही गुरु है, गुरु सिख संप्रदाय के धर्म से रिलेटेड है और इनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की गई, ठीक है, गुरु में से 5वें गुरु कौन से थे सिख संप्रदाय के, ठीक है, कौन से गुरु ने खालसा संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने ये यहाँ पंजाब स्टेट को पढ़ रहे थे तो इसलिए ये वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ आज भी कई लोग सिख संप्रदाय को अपनाए हुए हैं। वहाँ के जो सबसे ज़्यादा, अगर वहाँ की जनजाति की बात करें, वहाँ के लोगों की बात करें, धर्म की बात करें, तो वहाँ सिख संप्रदाय के ही लोग हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।